हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 14 है और इससे पहले हम 13 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 24 अगस्त 2022 के शिफ्ट 2 के जी के जीएस के एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को निम्नलिखित में से किस शहर में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की। ठीक है, तो गौतम बुद्ध, तो इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। कि सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। ये शाक्य वंश से थे। ठीक है, शाक्य वंश के थे। फिर इनकी माता का नाम, तो इनकी माता का नाम था महामाया। महामाया ये कोलिया वंश से थी। ठीक है, कोलिया वंश की थी इनकी माँ। फिर इनकी सौतेली माँ कौन सी थी? तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो इनकी सौतेली माँ कौन है? सौतेली माँ तो ये है महा प्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माँ का नाम है। ठीक है, सौतेली माँ। फिर इनकी पत्नी का नाम क्या था गौतम बुद्ध की? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा, ठीक है, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। फिर इनके पुत्र का नाम, तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, तो ये सिद्धार्थ गौतम की पिता का नाम शुद्धोधन जो शाक्य वंश, माता महामाया जो कोलिया वंश थी, सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल था। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। फिर ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, तो क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि ज्ञान की प्राप्ति, तो ये इन्हें हुई थी बोध गया में। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बोध गया। ठीक है ना, बिहार के बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? तो ये हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे आज हम बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना, सिद्धार्थ को यानी कि गौतम बुद्ध को। फिर इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश तो ये दिया था इन्होंने सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था जो कि पाली भाषा में था। ठीक है ना, पाली भाषा में था। फिर इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सारी जानकारी है गौतम बुद्ध के बारे में, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के विरुद्ध महात्मा गांधी ने 1919 में राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया? तो किस अधिनियम के विरुद्ध महात्मा गांधी ने 1919 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया? तो ये लिया था रॉलेट एक्ट अधिनियम के तहत। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के तहत किसी को भी कभी भी बिना किसी सबूत के जेल में डाला जा सकता था। ठीक है ना, रॉलेट एक्ट के तहत। और इसको याद करने का नारा भी दिया गया है। तो इसको याद करने का नारा है नो अपील, नो दलील और नो वकील। ठीक है, तो ये इसको याद करने का नारा था, नो अपील, नो दलील, नो वकील। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के तहत किसी को भी कैद कर सकते थे। तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को क्या कहा था? तो इसे इन्होंने कहा था काला कानून। ठीक है, काला कानून कहा था इन्होंने रॉलेट एक्ट को। और इसी विरोध का परिणाम क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये रेगुलर एक्ट के विरुद्ध हुआ था। ठीक है ना, ये कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, वैशाखी के दिन कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर पंजाब में ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल तो ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय गवर्नर जनरल थे। और किसके कहने पर गोलियां चलाई गई थी? तो ये जनरल डायर। ठीक है ना, जनरल डायर के कहने पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के ध्रुव पर प्रकाश की किरण आपतित होती है। आपतित किरण तथा मुख्य अक्ष के बीच का न्यून कोण कहलाता है। तो अवतल दर्पण के ध्रुव प्रकाश की किरण आपतित होती है और आपतित किरण तथा मुख्य अक्ष के बीच का न्यून कोण कहलाता है आपतन कोण। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आपतन कोण। नेक्स्ट है, 14 फरवरी 2022 को इसरो ने 2022 के अपने पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसे किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो EOS-04 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया किस रॉकेट द्वारा? तो ये किया गया था PSLV-S52। ठीक है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2022 तक भारत में कितने भाषा विश्वविद्यालय स्थापित हैं? तो जून 2022 तक भारत में कितने भाषा विश्वविद्यालय स्थापित हैं? तो ये है 6 भाषा विश्वविद्यालय स्थापित हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हीलियम को किस समूह में शामिल किया गया है? तो हीलियम को शामिल किया गया है नोबल गैस समूह में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नोबल गैस समूह। नेक्स्ट है, शीतकालीन ओलंपिक में भारत के एकमात्र प्रतिभागी का नाम बताइए जो जायंट स्लेलम स्पर्धा में 45वें स्थान पर रहा। तो शीतकालीन ओलंपिक में उस एकमात्र प्रतिभागी का नाम क्या है जो जायंट स्लेलम स्पर्धा में 45वें स्थान पर रहा? तो ये थे आरिफ खान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आरिफ खान। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी सरकार ने किस वर्ष भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया? तो इंदिरा गांधी, सबसे पहले इंदिरा गांधी, तो ये इंदिरा गांधी ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है ना, भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी। ठीक है, और किस वर्ष भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया था? तो ये किया था 1966 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1966। नेक्स्ट है, कलकत्ता में शाही प्राधिकार पत्र द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कलकत्ता में शाही प्राधिकार पत्र द्वारा नगर निगम की स्थापना की गई है 1726 में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विद्युत पारेषण लाइनों के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का अधिमानता उपयोग किया जाता है? तो विद्युत पारेषण लाइनों के लिए किस सामग्री का अधिमानता उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है तांबे का। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तांबा। नेक्स्ट है, विश्नोई समुदाय डैश में वन और पशु संरक्षण में योगदान देता है? तो विष्णु समुदाय यह राजस्थान में वन और पशु संरक्षण में योगदान देता है। आंसर ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं
सोवियत संघ यानी कि रूस से ये लिए गए हैं और हमें 1976 में स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है ना, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में, ठीक है ना, बाद में 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है, 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 2002 में, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ई। मौलिक कर्तव्य ये संविधान के भाग 4A में है, ठीक है ना, संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, ठीक है ना, अनुच्छेद 51A के तहत। तो राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए 2002 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट है, एरेन काइमा कोशिकीय डैश में उपस्थित होती हैं। तो एरेन काइमा कोशिकीय ये सामान्य जलकुंभी में उपस्थित होती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यम उंगली क्रमशः डैश और डैश की दिशाओं को दर्शाती है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यम उंगली यह क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा की दिशाओं को दर्शाती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सदैव होता है। तो किसी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सदैव होता है 1 से अधिक। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कौन सी नियामक संस्था भारत में नोट जारी करने वाली एकमात्र संस्था है? तो कौन सी नियामक संस्था भारत में नोट जारी करने वाली एकमात्र संस्था है? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक। राइट आंसर है ऑप्शन सी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जिप्सम में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होगी? तो जिप्सम में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होगी। राइट आंसर है ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा पर्यावरणीय कारक है? तो ये है तापमान। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, तापमान। ये कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, नेक्स्ट है, मानव शरीर में शोषण वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो मानव शरीर में शोषण वर्णक पाया जाता है लाल रक्त कोशिकाओं में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिकाओं। नेक्स्ट है, किस वर्ष से भारत का बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के बजाय 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा? तो किस वर्ष भारत का बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के बजाय 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा? तो ये है 2017 में। ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2017 में। नेक्स्ट है, पैंथालासा शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो पैंथालासा शब्द यह संबंधित है महासागरों से। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इस वर्ष का विषय क्या था?
तो फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इस वर्ष का विषय क्या था? तो इस वर्ष का विषय था लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ आपको किस राज्य में मिलेंगी? तो महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ यह मिलेंगी उड़ीसा में। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन कीजिए। हमें यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत कथन ये हमें बताना है। पहला है, न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया और ऑक्टेव्स का नियम दिया। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। फिर है, लिथियम के बाद सोडियम 8वां तत्व है। तो ये भी सही है। फिर है, बेरिलियम के बाद कैल्शियम 8वां तत्व है। तो ये गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि लिथियम के बाद सोडियम 8वां तत्व है। फिर नेक्स्ट है, ऑक्टेव्स का नियम केवल मैग्नीशियम तक लागू था, क्योंकि मैग्नीशियम के बाद हर 8वें तत्व में पहले के समान गुण नहीं था। तो ये कथन भी बिल्कुल गलत है। तो हमारे पास राइट आंसर होगा 3 और 4। तो ये कहाँ दिए गए हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर है। सी 3 तीसरा और चौथा ये गलत कथन है। नेक्स्ट है, मानव पुरुषों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होते हैं, उनमें क्या अंतर है? तो मानव पुरुषों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई, उनमें क्या अंतर है? तो इनमें अंतर है, एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो कौन सा राज्य है जो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है हरियाणा। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण लगभग 7 pH वाला जलीय विलयन देगा? तो इनमें से कौन सा लवण है जो लगभग 7 pH वाला जलीय विलयन देगा? तो ये है K2SO4। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल तीसरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो इनमें से कौन सा दर्पण है जो सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। तो अवतल दर्पण नहीं बनाता है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों। ओके, नेक्स्ट है, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने के सहयोग से विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित करते हुए सामुदायिक इनोवेट्स फेलोशिप लॉन्च किया। तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित करते हुए सामुदायिक इनोवेट फेलोशिप लॉन्च किया है। तो ये किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। ओके, नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें केवल बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। तो उस विकल्प का चयन करना जिसमें केवल बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हो। तो ये होते हैं अंडे के छिलके में, कागज में, बासी बिस्कुट में, फल में और सब्जियों के छिलके में। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मैपिंग में असाधारण अवसरों के लिए भारत के केंद्रीय बजट 2021 में किस नए मिशन की घोषणा की गई? समुद्री संस्थानों की खोज और उपयोग। तो मैपिंग में असाधारण अवसरों के लिए भारत की केंद्रीय बजट 2021 में गहरे महासागर मिशन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गहरे महासागर मिशन की घोषणा की गई है, जो कि समुद्री संस्थानों की खोज और उपयोग है। नेक्स्ट है, सफ़ेद प्रकाश की एक किरण एक त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के माध्यम से 7 रंगों का एक बैंड बनाकर बिखरती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? जो कि सफ़ेद प्रकाश की एक किरण एक त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के माध्यम से 7 रंगों का एक बैंड बनाकर बिखरती है। तो पहला है, लाल रंग के घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है।
तो ये बिल्कुल सही है। बैंगनी रंग का घटक सबसे कम विचलन करता है, तो ये गलत है। सफ़ेद प्रकाश के सभी घटकों की कांच में सामान्य गति होती है, तो ये भी गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाल रंग की घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल ए। नेक्स्ट है, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड कब उत्पन्न होता है? तो पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है श्वसन के दौरान। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एल्यूमिनियम सल्फेट विलयन से एल्यूमिनियम को विस्थापित कर सकती है? तो इनमें से कौन सी धातु है जो कि एल्यूमिनियम सल्फेट विलयन में एल्यूमिनियम को विस्थापित कर सकती है? तो ये है मैग्नीशियम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, Mg यानी मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में हर वर्ष निम्नलिखित में से किस अवसर पर नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में हर वर्ष नाट्यांजलि उत्सव यह किस अवसर पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है महाशिवरात्रि में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाशिवरात्रि। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी माइक्रो फाइनेंस संस्था केवल सोने के आभूषणों के बदले ऋण प्रदान करती है और विदेशी मुद्राएं सेवाएं, धन हस्तांतरण, धन प्रबंधन सेवाएं, यात्रा और पर्यटन सेवाएं प्रदान करती है? तो ये कौन सी माइक्रो फाइनेंस संस्था है? तो ये है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, देश का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो देश का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी है तो यह है राष्ट्रपति। राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जीके जीएस की क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।